गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक से मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 10 तक का फुल डिस्कशन हो चुका था और ये चैप्टर 11 का पार्ट 2 है। चूँकि ये चैप्टर बहुत बड़ा था, इसलिए ये 2 पार्टों में आया है। तो पहला पार्ट इसका अपलोड किया जा चुका है और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पार्ट 2 से। तो इससे पहले वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के फर्स्ट टॉपिक है प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। ये 1937 में हुआ था। तो 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सभी गुट चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए थे। जनवरी-फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब, सिंध में ही कांग्रेस को बहुमत से वंचित रह गई। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। इस तरह कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया था। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसे संसदीय उप समिति का नाम दिया गया। इसके सदस्य कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समय प्रांत प्रमुखों का प्रधानमंत्री कहा जाता था। जो प्रांत प्रमुख होते थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उनके हित में राज सत्ता का प्रयोग भी कर सकती है। इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की। इसके माध्यम से कांग्रेसी सरकारों ने योजना के विकास में हाथ बटाने के प्रयास किए। इसे देख लेते हैं। प्रांतों के प्रधानमंत्री को देख लेते हैं। उस समय प्रांतों के जो मुख्य होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री ही कहते थे। तो देख लेते हैं किस किस क्षेत्र में कौन कौन थे प्रधानमंत्री। तो मद्रास के सी राजगोपालाचारी थे, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा, उड़ीसा के बीएन दास, मध्य प्रांत में एन.बी. खरे, बाद में रविशंकर शुक्ल थे, क्योंकि यहाँ पे एन.बी. खरे ने इस्तीफा दे दिया था। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत थे, बम्बई में बीजी खेर थे, असम में सादुल्ला, गोपीनाथ बारदोलई, ये सभी थे। बाद में गोपीनाथ बने थे इसमें सादुल्ला के इस्तीफा के बाद। उत्तर पश्चिमी प्रांत में देखते तो डॉक्टर खान साहब थे, सिंध में अल्लाह बख्श थे, बंगाल में फजलुल हक और पंजाब में सिकंदर हयात खान थे। तो इस तरह 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुआ था और मंत्रिमंडल का ये गठन हुआ था, उसका ये विवरण था। अब चलिए आगे देखते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो 1939 में हुआ था वह क्या है, चलिए देखते हैं। तो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। वे गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताया। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने सलाह देने से इनकार कर दिया। इस स्थिति में अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पे कौन बना फिर कांग्रेस का अध्यक्ष? तो उनकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस से पृथक होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, अब देखते हैं अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को हुआ था। कांग्रेस के मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में
रामगढ़ तत्कालीन बिहार में आयोजित किया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि केंद्र में अंतिम सरकार गठित की जाए। तो यह प्रस्ताव क्या रखा गया कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसमें अंतरिम सरकार के गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव में अधोलिखित प्रावधान शामिल है। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रावधान थे? तो इसमें था कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा और एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। वायसराय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, किया जाएगा। कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तथा पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। खिलाफत व असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का जो दृश्य देखने को मिला था वह अब सांप्रदायिकता में बदल चुका था। कवि और राजनीतिज्ञ चिंतक मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था वहाँ द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करा था। आगे 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो चौधरी रहमत अली था। इनके परिकल्पित पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को ये सभी क्षेत्र शामिल थे। देखते हैं कि इस प्रस्ताव की जो रूपरेखा थी वह फजलुल हक और सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये जो मुस्लिम लीग का प्रस्ताव था उसकी जो रूपरेखा थी वो फजलुल हक के द्वारा तथा सिकंदर हयात खान ने दोनों ने महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई थी। अब आगे देखते हैं 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये जिन्ना ने की थी। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों में मिली थी। प्रस्तावों में व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे आज़ादी मिलेगी। तो यह क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसा था। 23 मार्च 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया। सरकार की बांटो और राज करो की नीति ने पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण प्रदान किया। अब देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह पौनार आश्रम से प्रारंभ किया गया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही बने। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहले कौन थे सत्याग्रही? विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। 2 चरण में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण देखें तो जनवरी 1941 में शुरू किया गया। इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे और विधानमंडल के सदस्य भी शामिल थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यह इसे याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव जो मार्च 1942 में आया था। तो देखते हैं जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र परेशान हो रहे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन आदि देश ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे। परिणाम स्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। इसमें एक ही प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो क्रिप्स प्रस्ताव की देखते हैं अब विशेषताएं क्या थी। तो क्रिप्स ने घोषणा की
कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्द संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना, अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार भी होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। पहला शर्त है जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वे पूर्णतया स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई। सेकंड था कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों जैसे सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व, विकास आदि को लेकर एक समझौता होगा। तो ये दोनों थी। अब देखते हैं युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगी। ये सभी क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत ही दिया गया था। अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट्स, संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी। तो ये सभी इसमें आपत्ति का कारण था कि डोमिनियन स्टेट्स दिया जा रहा है और संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन, तो ये सभी आपत्ति के कारण थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि प्राप्त होगी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक तथा ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है कहा। तो यह क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा था कि यह एक उत्तर दिनांकित चेक है तथा ऐसा बैंक का नाम है जो टूट रहा है। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कथन है। अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, जब मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो बुरी तरह मायूस हुआ। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्ताव की आलोचना इसलिए की क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचक मंडल और सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं की गई थी, इसलिए इसका आलोचना किया। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अगस्त 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन या इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दी। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ऐसा गांधी जी ने कहा था। फलतः कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई। इसमें संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दे दी गई। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई जहां इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। देखते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक जो ग्वालियर टैंक में हुई थी 8 अगस्त 1942 बम्बई में। ग्वालियर टैंक कहाँ है? बम्बई में। तो इस बैठक के बारे में देखते हैं। इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया तथा निम्नलिखित घोषणाएं की गई। क्या थी घोषणाएं? देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी रक्षा स्वयं करेगा। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का समर्थन किया गया तथा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया। तो ये प्रस्ताव इसमें पारित हुआ। फिर क्या हुआ? विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा जो निर्देश दिया गया था वो देख लेते हैं। तो इन निर्देशों की घोषणा ग्वालियर टैंक में ही कर दी गई थी। इसमें क्या क्या निर्देश था? तो सरकारी सेवक नौकरी न छोड़ें परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सकें। यदि कोई जमींदार सरकार विरोधी हो
तो कृषक पारस्परिक हित के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें, किंतु यदि कोई जमींदार सरकार समर्थक हो तो उसे लगान अदा करना बंद कर दें। राजा महाराजा जनता को सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। देशी रियासतों के लोग शासकों का सहयोग तभी करें जब वे सरकार विरोधी हो तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। तो ये सभी गांधी जी के द्वारा दिया गया निर्देश था। इसी अवसर पर गांधी जी ने लोगों से कहा था, एक छोटा सा मंत्र अब मैं आपको देता हूँ जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो, अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, अपनी गुलामी का अस्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो यहीं से करो या मरो का नारा निकलता है। अब देखते हैं ये आंदोलन का प्रसार कैसे होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो 9 अगस्त 1942 को ही गांधी जी और अन्य प्रमुख नेता जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन जीरो आवर इसका नाम है। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में रखा गया। तो गांधी जी को इस समय कहाँ रखा गया? तो ये आगा खा पैलेस में रखा गया। सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में ही रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लिया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो बाद में जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए थे। तथा आज़ाद दस्ता, जिसे भूमिगत कार्रवाई भी कहते हैं, तो आज़ाद दस्ता नामक दल का गठन किए थे एवं भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे थे। तो कौन? जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं। करो या मरो का नारा समूचे राष्ट्र में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश बढ़ गया। जगह जगह हिंसक कार्रवाइयाँ की जाने लगी। अहमदाबाद, मद्रास, बेंगलोर, सहारनपुर आदि में मजदूरों की हड़तालों से कारखाने बंद हो गए। संचार साधनों को नष्ट कर दिया गया। रेलवे लाइन उखाड़ दी गई। बिजली के तार काट दिए गए। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकखाने, सरकारी इमारतों में सभी में आग लगा दी गई। आगे बढ़ते हैं। 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाए तो बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में देखा गया, लेकिन इसकी भागीदारी जो थी समूचे भारत में देखी गई थी। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया और कांग्रेस की रणनीतिक कार्रवाइयों और महत्वपूर्ण सूचनाओं आदि का रेडियो प्रसारण के द्वारा संचालन किया गया। भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, छोटूबाई पुरानिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका भी शामिल थे, जो बम, गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्र कर गुप्त संगठनों में बांटते थे। ध्यातव्य है कि रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। तो इस समय रेडियो प्रसारण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो ये उषा मेहता थी। नेक्स्ट आते हैं। आंदोलन के प्रति दमनात्मक कार्रवाइयों के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खा पैलेस में 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। उपवास शुरू करते ही देश विदेश से उन्हें रिहा करने की मांग तीव्र हो गई। राजभक्त MSNE NR सरकार HP मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया गया। गांधी जी के जेल से रिहा होने के पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी व निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है इसी के दौरान। नोट देखते हैं। आमरण अनशन के कारण आगा खा पैलेस में कैद गांधी जी के स्वास्थ्य में जब तेजी से गिरावट आ रही थी तो चिकित्सकों के परामर्श पर ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया था कि यदि गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। अब आते हैं समानांतर सरकार की स्थापना। तो इसी समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी समय समानांतर सरकार की स्थापना होती है। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में
17 में वाई वी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समांतर सरकार का गठन किया गया। ये सरकारें क्रमशः 1944 व 1945 तक चलती रहीं। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई। यहाँ की सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। इसका अस्तित्व सितंबर 1944 तक रहा। इसके अलावा उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय के लिए समानांतर सरकार चली। 17 की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही। औंध रियासत के राजा ने इस सब में काफ़ी मदद की, जिसके राज्य का संविधान गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था। तो इन्होंने इस सब में काफ़ी मदद करी थी। अब देखते हैं कि आंदोलन में आम जन भागीदारी कैसी थी। तो युवक, ये मुख्य रूप से स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिलाएं के बारे में देखते हैं तो स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता के नाम इनमें प्रमुख हैं। किसान को देखते हैं तो पूरे आंदोलन में इनकी सक्रिय भागीदारी रही। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल तथा संयुक्त प्रांत किसानों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र थे। सरकारी अधिकारी देखते हैं, विशेष रूप से प्रशासन एवं पुलिस के निचले तबके से संबंध अधिकारियों ने आंदोलन में सहयोग दिया। फलतः इस तबके के सरकारी अधिकारियों से सरकार का विश्वास समाप्त हो गया। कम्युनिस्ट, यद्यपि इनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया था। देशी रियासतें, इनका सहयोग सामान्य था। मुस्लिम, इस आंदोलन में मुसलमानों का योगदान संदेहास्पद था। फिर भी मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घरों में पनाह दी थी। तो ये सभी आंदोलन में भाग लेने वाले के बारे में था। अब देखते हैं आंदोलन पर प्रतिक्रिया कैसी रही। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोधी था क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्वाइट का नारा दिया। तो इनका नारा क्या था? विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्वाइट। अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित और असामयिक माना। ये किसने माना था? तेज बहादुर सप्रू ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन के बारे में कहा कि कानून व व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया कथन था। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लेते हैं। तो जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब हो गए। वे कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस पहुंचे और फिर मार्च में बर्लिन, जर्मनी पहुंचकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से मदद मांगी और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। तो इन्होंने कहाँ पे अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? तो यह सिंगापुर में किए थे। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी थी। इस सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट भी बनाई थी। तो इन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट बनाई थी। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः इन्होंने 3 ब्रिगेड बनाए थे, जिसका नाम था सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा नारा दिया था उन्होंने। अब 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को संबोधित किया गया था। अब देखते हैं, जापान की सेना द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिया गया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया।
अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोइरांग मणिपुर में फहराया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर भागे। संभवतः वह ताइपे हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए। तो ये थी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के बारे में। अब आगे देखते हैं CR फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला इसे कहते हैं, जो 1944 में आया था। राजा गोपालाचारी जो मद्रास के एक प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मत समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। 1944 में गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। तो ये राजाजी फॉर्मूला है, उसमें जो योजना प्रस्तुत करी गई थी उसके बारे में। तो क्या था इसमें? मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहायता करे, युद्ध समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां मुस्लिम स्पष्ट बहुमत में हैं। उस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर तय किया जाएगा कि वह भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों जैसे प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य संयुक्त समझौता किया जाए। इस योजना को पूरी तरह तभी लागू किया जाए जब अंग्रेज पूर्ण रूपेण सत्ता हस्तांतरित कर दें। नोट: जिन्ना ने इस फॉर्मूले को यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो ये किसने कहा था कि दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए? तो ये जिन्ना ने कहा था। अब देखते हैं लाल किला मुकदमा, जो कि 1945 में चला था। तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन किया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे तथा उनके सहयोग हेतु तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस करी थी। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल, शाह नवाज पर मुकदमा चलाया गया। यद्यपि कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया, परंतु लॉर्ड वेवेल, जो उस समय वायसराय थे, ने समकालीन परिस्थितियों को भांपते हुए उनके दंड को क्षमा कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन, जो कि 1945 में हुआ था। तो अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बन के आते हैं। इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी। 14 जून 1945 को वेवेल द्वारा वेवेल योजना प्रस्तुत करी गई, जिसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो इसके प्रावधान क्या क्या थे? केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय होंगे। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी, जिससे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक एक नए अस्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की तरफ से कौन कौन हिस्सा लिए थे शिमला सम्मेलन में? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया था। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। तो यह सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण बना। अब नोट में गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन वे शिमला में ही थे, लेकिन भाग नहीं लिए थे। अब देखते हैं शाही नौसेना विद्रोह इसी समय होता है। यह 18 से 23 फरवरी 1946 को होता है। इसमें क्या हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया था। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे रिहा किया जाए। तो बीसी दत्त को रिहा किया जाए, ऐसा इनकी मांग थी। नौसेना के इस विद्रोह को बम्बई, कराची के नाविकों का पूरा सहयोग मिला। इस नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे। इस विद्रोह के समर्थन में बम्बई में एक अभूतपूर्व हड़ताल किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। उनके प्रदर्शन में 3 झंडे एक साथ चलते थे, एक कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो इस तरह यह विद्रोह फिर समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन की ओर। तो यह कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इसके बारे में देख लेते हैं। फरवरी 1946 में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे कौन कौन? तो ये थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। तो ये तीनों ही शामिल थे। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैथिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंधन करना है। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान देखते हैं हम लोग। तो कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया। ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए, जो रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार साधनों की देखभाल करे तथा इसके लिए आवश्यक कर लगाए। संघ की कार्यपालिका एवं विधानमंडल में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक मुद्दे पर यह आवश्यक हो कि विधानमंडल में दोनों मुख्य संप्रदायों हिंदू व मुस्लिम के विधायक अलग अलग मत देकर उनका समर्थन करें। केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी तथा अवशिष्ट शक्तियाँ उन्हीं में निहित होगी। प्रांतों को ग्रुप या समूह या गुट बनाने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही इन गुटों या समूहों के क्या क्या अधिकार होंगे इसका निर्धारण वे स्वयं करेंगे। समूह क में हिंदू बहुमत वाले 6 प्रांत मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा निहित किए गए। समूह ख में मुस्लिम बहुमत वाले 3 प्रांत जिसमें पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था वो रखा गया। बंगाल तथा आसाम को समूह ग में रखा गया। मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नरी के प्रांत जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग को समूह क में तथा बलूचिस्तान को समूह ख में रखा गया। संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन व्यवस्था को खारिज करते हुए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव दिया। तो इस तरह कैबिनेट मिशन का यह सुझाव था। अब देखते हैं संविधान सभा का चुनाव होता है 1946 में। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुए। इसमें 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त होता है। इस तरह मुस्लिम लीग, जो कि पूर्णतः आच्छादित हो गई थी, ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की। तो यह 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी। इस अवसर पर कलकत्ता में हजारों लोग लूटे गए। प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार के मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। इसके प्रतिकार के रूप में नोआखली और टिपडार में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। गांधी जी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए नोआखली गए। गांधी जी के विवेक और साहस को देखकर ही माउंटेन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की। तो गांधी जी को किसने 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान करी थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। संविधान सभा के चुनाव के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक हुई।
सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन 11 दिसंबर की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और ये डेट भी याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा कई समितियों में विभक्त की गई थी। तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब आते हैं अंतरिम सरकार का अब गठन हो जाता है। तो अंतरिम सरकार के गठन को देख लेते हैं। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद अगस्त 1946 में वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए नियंत्रित किया। ठीक है, तो अंतरिम सरकार के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ देव सिंह, जगजीवन राम, C.H. भाभा इत्यादि शामिल थे। पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ अपने पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल में 3 मुस्लिम सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। लीग अपने 5 मनोनीत सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके, इसके लिए द्वार खुला रखा गया। अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। मुस्लिम लीग का अंतिम सरकार में शामिल होना सहयोगी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित था। नवंबर 1946 में वायसराय ने संविधान सभा की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों को ये निमंत्रण भेजा गया। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। बहिष्कार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल राज्यों में लागू नहीं होंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल में किस संबंधित विभाग से कौन कौन सदस्य बने थे वो देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू इसमें राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रशासन के सदस्य थे। बलदेव सिंह रक्षा से संबंधित थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये शिक्षा एवं कला से संबंधित थे। C.H. भाभा कार्य खान तथा ऊर्जा से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन से तथा जगजीवन राम श्रम संबंधित थे। अब लीग के सदस्य देख लेते हैं जो 5 हुए थे शामिल इसमें। तो इनका विभाग था, लियाकत अली का वित्त विभाग था, I.I. चुंदरीगर वाणिज्य विभाग में थे, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग में, गजाफर अली खान स्वास्थ्य विभाग के थे और अब्दुल रब निस्तर यह डाक एवं वायु विभाग के थे। अब आगे आते हैं इटली की घोषणा जो कि 20 फरवरी 1947 को होती है। तो इसे देखते हैं। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। अब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना लागू होता है। तो ये योजना 3 जून को होता है। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अति शीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। लगभग 2 माह की बातचीत के उपरांत माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः 20 फरवरी 1947 को इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की गई। कांग्रेस की ओर से व्यवस्था की स्थिति में पंडित नेहरू एवं सरदार पटेल ने विभाजन योजना को स्वीकार कर लिया, परंतु गांधी जी अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध करते रहे। गांधी जी के शब्दों में देखें, यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब मैं जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार के काल में पैदा हुई परेशानियों से थककर वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अंततः 3 जून को
माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण करने की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के अलावा 3 जून की योजना भी कहा जाता है। तो इसे माउंटबेटन योजना और 3 जून योजना भी कहते हैं। अब इस योजना के जो मुख्य बिंदु थे देख लेते हैं। तो पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो या नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई थी। तो इस योजना में ये कोशिश किया गया था कि भारत की जो एकता की मांग है उसे पूरा किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, ने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। अंत में नेहरू, पंत, कृपलानी और गांधी जी ने भी विभाजन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब आप नोट देखते हैं। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्री बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना सर हेस्टिंग्स, सर जॉर्ज एबेल तथा लॉर्ड माउंटबेटन के एक समिति द्वारा तैयार करी गई थी। तो ये जो डिग्री बर्ड प्लान है, यह सर हेस्टिंग, सर जॉर्ज एबेल तथा लॉर्ड माउंटबेटन की समिति द्वारा तैयार करी गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। ठीक है, इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा ही 3 जून को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दी गई। अब अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी कि 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। नोट, 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास के एक कालखंड का अंत हुआ और दूसरे का प्रारंभ होता है। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, अब देखते हैं देसी रियासतों का, अब आज़ादी तो मिल ही चुकी थी, अब देखते हैं देसी रियासतों का आज़ादी में क्या योगदान तथा विलय हुआ। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संवैधानिक रूप से देसी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने की योजना बनाई गई थी। इस अधिनियम के तहत देसी रियासतों को मिलाकर एक संघीय स्वरूप प्रदान करना था। वर्ष 1938-39 में देसी रियासतों में नई चेतना का विकास हुआ और बड़ी संख्या में प्रजामंडलों का गठन हुआ। जयपुर, कश्मीर, राजकोट, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर और उड़ीसा रियासतों में व्यापक स्तर पर संघर्ष हुए। इन व्यापक संघर्षों को शेख अब्दुल्ला, UN ढेबर, जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास आदि ने नेतृत्व प्रदान किया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों में ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतों में कांग्रेस ने कोई भेद नहीं किया और अब रियासतें भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित हो गईं। 1939 में लुधियाना में राज्यपाल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब ब्रिटिश इंडिया तथा देसी रियासतों के आंदोलन एक दूसरे से जुड़ गए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देसी रियासतों के एकीकरण की समस्या उठ खड़ी हुई, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बड़ी समझदारी और सूझबूझ से सुलझाया गया।
अधिकांश रियासतों ने कूटनीतिक प्रयासों, सैन्य बल तथा जन आंदोलन के खौफ से भारत में विलय का निर्णय लिया, तो वहीं कुछ रियासतों ने विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया। 15 अगस्त 1947 तक कमोबेश सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गईं। कुछ रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखने का प्रयास किया। अब देखते हैं जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया। चलिए अब जूनागढ़ देखते हैं। जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी जो 3 तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। यहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को अपने राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया। हालांकि वहाँ की जनता, जो अधिकांश हिंदू थी, ने भारत में विलय होने के लिए जन आंदोलन छेड़ दिया। नवाब भागने के लिए मजबूर हो गया और तत्कालीन परिस्थितियों में वहाँ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया। फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह कराया गया जो भारत के पक्ष में आया। इस प्रकार जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो गया। तो अब जूनागढ़ का भी विलय होगा। अब हैदराबाद का भी विलय देख लेते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद के निजाम ने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ यथास्थिति संधि पर हस्ताक्षर किए। सरकार को उम्मीद थी कि निजाम अपनी रियासत में एक प्रतिनिधि मूलक सरकार का मार्ग प्रस्तुत करेगा, जिससे बाद में विलय आसान हो जाएगा। इसी बीच यहाँ की जनता ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इससे रियासत में कुछ अलगाववादी उपद्रव प्रारंभ हुए, जिससे भारतीय सेना ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के तहत हैदराबाद में 13 सितंबर 1948 को प्रवेश कर गई। अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, या इसे कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं। अब नवंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय को निजाम ने स्वीकार कर लिया। सरकार ने उसे औपचारिक शासक के रूप में बहाल रखा तथा उसकी ज़्यादातर संपत्ति को अपने पास रखने की अनुमति दे दी। तो इस तरह हैदराबाद का भी विलय हो जाता है। अब जम्मू कश्मीर देखते हैं। जम्मू कश्मीर भारत की एक ऐसी रियासत थी जो उपर्युक्त दोनों रियासतों से भिन्न थी। उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य की सीमा भारत तथा पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। यहाँ का शासक हिंदू तथा अधिकांश जनता मुस्लिम थी। शासक हरि सिंह किसी एक देश में विलय होने के बजाय स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला भारत में कश्मीर का विलय चाहते थे, जबकि भारत चाहता था कि कश्मीरी जनता जनमत संग्रह द्वारा इसका निर्णय ले। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में पठान कबालियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी। 26 अक्टूबर 1947 में कश्मीर को बचाने के लिए राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नामक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रमुख बनाया गया। भारतीय सेना ने पठान कबाइलियों को खदेड़ा। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों पर उनका नियंत्रण बना रहा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापक युद्ध के खतरे को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार 30 दिसंबर 1947 को माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भेजने के लिए तैयार हो गई, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों को खाली करवाने का आग्रह किया गया था। 1951 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से पाकिस्तान की सेनाओं को वापस हटा लिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में एक जनमत संग्रह का प्रावधान था। यह प्रस्ताव विफल हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने आज के तथाकथित आज़ाद कश्मीर से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने से इनकार कर दिया था। अब देखते हैं यूरोपीय बस्तियों का एकीकरण। जो बचे थे फ्रांसीसी बस्तियां और पुर्तगाली बस्तियां, तो इनका भी एकीकरण किया जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत के चंद्रनगर, पांडिचेरी, कराईकल, माहे आदि पे फ्रांस के अधिकार थे। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में पृथक पृथक जनमत संग्रह कराया गया। 1 नवंबर 1954 को इन चारों क्षेत्रों का व्यवहारिक नियंत्रण भारत को प्राप्त हुआ। 1956 में भारत तथा फ्रांस के मध्य विलय संबंधी संधि हुई और 1962 में इस संधि को फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर भारत को इन क्षेत्रों का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। तो इस तरह इनका भी भारत में विलय हो गया। अब पुर्तगाली बस्तियां देखते हैं। तो पुर्तगाल के पास दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा गोवा के क्षेत्र थे।
पुर्तगाल आसानी से अपने उपनिवेश छोड़ने को तैयार नहीं थे, किंतु यहाँ की जनता को पुर्तगाली शासन स्वीकार नहीं था। तत्पश्चात जुलाई 1954 में दादर और नागर हवेली में जन आक्रोश भड़का और जनता ने पुर्तगाली शासन को उखाड़ फेंका। दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश कर गोवा के गवर्नर जनरल को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। जल्द ही दमन और दीव को भी भारत के अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। तत्पश्चात प्रशासनिक तौर पर गोवा, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और फिर 1987 में गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। इन रियासतों में से अधिकांश को अलग अलग राज्यों में मिला दिया गया तथा सभी राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई। इनके नरेशों में से अधिकांश को धन देकर शासन से अलग कर दिया गया तथा कुछ को राज्य प्रमुख का पद देकर उस राज्य के शासन का संवैधानिक प्रधान मात्र बना दिया गया। अब संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था एक कर दी गई तथा भारत के नवीन संविधान को भारत की संपूर्ण सीमाओं में समान रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह पूरी भारत पे संविधान लागू हो गया और इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब इसके अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो ये तीनों सम्मिलित था, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में देखना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सत्य है। तो इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सही है। ठीक है, कथन है, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तो ये सही है और इसका थर्ड सही है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 इसका सही है। नेक्स्ट है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो स्वराज सभा किसने रखा था? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने रखा था। ए आंसर होगा इसका। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? महत्वपूर्ण पहलू भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो CR फार्मूला राजगोपालाचारी ने बनाया था। नेक्स्ट है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न कथनों में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये जॉर्ज यूलो थे। बिपिन चंद्र पाल के इस बारे में संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह इसमें सही है, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को देखना है और कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना पैक्ट और फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन। तो 4, 2, 1, 3 ये इसका सी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो इसका महासचिव उस समय A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट आते हैं,
उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्टी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो ये किस नेता के बारे में कहा जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय के बारे में ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो यह शौकत अली थे इसका आंसर। निम्न में से कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो ये कौन थे? सर सैयद अहमद। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो यह बाल गंगाधर तिलक थे। लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है? तो इनमें कौन संबंधित नहीं है? भगत सिंह नहीं थे। गुरु बख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज ये सब संबंधित थे, भगत सिंह इससे संबंधित नहीं थे। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सभी जानते हैं, कौन थी बताइए? सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है, इन कथनों पर विचार करना है, कौन सही है बताना है। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये तो फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, यह सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताना है, सही कथन बताना है। तो इसका सही कथन कौन है देखते हैं। ये तो गलत है, फर्स्ट गलत है। सेकेंड है, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वह जेल में थे, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये 2 और 4 इसका सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो ऐसा किसने कहा था? तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत करी थी तो वो कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा NC केलकर और IB सेन को चुना गया था ए। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट है, सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तो क्रमबद्ध रूप से इसे लगाना है। चलिए लगाते हैं क्रमबद्ध रूप से। तो ये सबसे पहले यहाँ पे महात्मा गांधी, फिर श्रीमती सरोजनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू और फिर वल्लभ भाई पटेल। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने? तो यह कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी का यह कथन कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, किससे संबंधित था? तो हम लोगों ने देखा था किससे ये संबंधित था। तो यह क्रिप्स मिशन से योजना से संबंधित था। नेक्स्ट है, जन मन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में सबसे पहले गाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो यह नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किए थे। अब मिलान करना है अध्यक्ष और कांग्रेस की सभाओं का स्थान। चलिए मिलाते हैं, एक मिनट। तो अबुल कलाम आज़ाद ये कहाँ पे अध्यक्ष बने थे? तो रामगढ़ 1940 में बने थे। सरोजनी नायडू कानपुर 1925 में, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो यह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो उग्र राष्ट्रवाद के नेता नहीं थे, उदारवादी थे। राष्ट्रवादी आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक हैं, जिनको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक भी हो गया? तो ये किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये किसने लगाया था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो कौन होंगे? ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो अशांति का जनक इन्हें वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ये CR दास थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और इसमें दूसरा कौन था? तो दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो यह विनोबा भावे चुने गए थे। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह चौधरी रहमत अली एवं उसके मित्र ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो यह कौन थे? तो यह महेंद्र प्रताप थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है ये? तो यह एक जलपोत के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किस लिए फेमस है? तो यह बंगाल का विभाजन हुआ था इस दिन, इसलिए फेमस है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो यह लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो यह सर एंड्रूज फ्रेजर इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व एवं पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, RN टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय अपनाए गए थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो यह सम्राट जॉर्ज परचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बना रहा। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो यह दलित वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन
काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा लियाकत हुसैन ने वारिसल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया, ये ही गलत है, बाकी सब इसमें सही है। नेक्स्ट आते हैं स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा नहीं सही है इसमें, यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये सही नहीं है, बाकी इसमें सभी सही हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, किससे जुड़े थे, तो इस स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो इनमें से वह कौन सा संकल्प इन चारों में नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा था जो संकल्प में नहीं था, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा, बंगाल के विभाजन को रद्द करना इसमें संकल्प नहीं था। ठीक है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो यह नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है इसमें, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है, बाकी इसमें तीनों कथन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, तो यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो यह अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी, बी है इसका आंसर। ठीक है, बी। नेक्स्ट आते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो इसमें व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। दिल्ली की भारत की राजधानी कब बनी थी, तो यह 1911 में बनी थी। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी में से कौन था, तो यह एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है एनी बेसेंट, इसमें सही उत्तर का चयन करना है, एनी बेसेंट के बारे में दिया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लेते हैं, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था, तो किस संदर्भ में यह था, जेल में गांधी का आमरण अनशन से संबंधित था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था, तो यह कब मिलाया गया था, तो यह 1918 में मिलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में घटनाओं पर विचार करना है और सही कालक्रम बताना है। ठीक है, तो इसमें सही कालक्रम हो जाएगा, पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ था। नेक्स्ट है गांधी की, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 3, 2, 1। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, हड़ताल को। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है, तो यह है गरीबी का अस्थायित्व। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, तो यह कौन सा स्टेशन था, तो यह पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन था। नेक्स्ट देखते हैं एम.के. गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए थे, तो यह कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिए थे। नेक्स्ट पे आते हैं गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, तो यह दक्षिण अफ्रीका से अपनाए थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था, तो इस पुस्तक का कौन सा संदेश था, इसमें बी आंसर हो जाएगा, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यही था। ठीक है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो यह द्वितीय सम्मेलन भाग लिए थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो सही नहीं है इसमें, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, तो ये गलत है, बाकी सारे इसमें ए बी सी सही है। नेक्स्ट है गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य क्या है, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है,
कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, इसे गांधीयन इनोवेशन कहते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें कौन सी घटना थी जो सबसे पहले हुई थी? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो इसमें किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना इसका अर्थ था। नेक्स्ट आते हैं, जालियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध आयोजित की जा रही थी? तो यह डॉक्टर कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरुद्ध की जा रही थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो यह प्रदेश का नाम था अवध, अवध था। नेक्स्ट है, अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो कौन सी जगह थी? लखनऊ थी। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो ये कब किया था इन्होंने? तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसा किया था। अब मिलान करना है, 1 2 को मिलाते हैं। बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे। भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी यह फजलुल हक के द्वारा किया गया था। बाकास संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक और बाकात संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो इनकी मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो यह बारदोली सत्याग्रह में। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो यह बारदोली सत्याग्रह में ही दिया गया था। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो यह आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह बीपी वाडिया ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये लाला लाजपत राय ने की थी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह एम.एन. राय ने किया था। नेक्स्ट है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल इसका नाम था। नेक्स्ट है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में देखते हैं और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी, ये सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, तो इसका फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला कौन व्यक्ति थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो यह सर शंकर नायर थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में, तो नेहरू रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये दोनों ही किया गया था। 2 और 3 बी आंसर। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी।
नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो उधम सिंह ने इसे मार डाला था। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो यह महात्मा गांधी को सौंपा गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने सावधान किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः किस लिए समर्थन किया था? तो ये खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। निम्न में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो यह 1942 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? C.R. दास ने किया था। नेक्स्ट आते हैं निम्न में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां करी थी? तो यह मेरठ षड्यंत्र मुकदमा के बारे में कहा गया है। निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें कौन होगा? M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सा था? तो यह कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी इनको, उसे वापस कर दिया था। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके? तो ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे? तो यह छपरा के थे राहुल सांकृत्यायन। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? ठीक है, तो यह 5 फरवरी 1922 है इसकी वास्तविक तिथि। ठीक है, नेक्स्ट है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो यह चौरी चौरा कांड के कारण ही वापस लिया था। किस घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो ये भी चौरी चौरा कांड के बाद। नेक्स्ट आते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो इसमें कौन कौन स्थापित किया गया था? तो इसमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये तीनों स्थापित किया गया था। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो यह M.A. जिन्ना थे जिन्होंने स्वराज दल का समर्थन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो ये किसने की थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था किसने किया था? तो यह C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यह 1905 में किया थी। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो यह स्वराज पार्टी था। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में बताना है। ठीक है, तो इसका कालक्रम देख लेते हैं, सही कालक्रम कौन सा होगा? तो इसका ए ही होगा। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल और फिर खेड़ा किसान आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी का बनाने का निर्णय लिया था? इनमें से कौन कौन थे? तो देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो इसमें मदन मोहन मालवीय थे और मोतीलाल नेहरू थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 141 डी। ठीक है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ठीक है, तो क्यों हुआ था? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए
हुआ था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए किया था। अब कथन कारण देख लेते हैं। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। तो ये सही है, दोनों ही कथन सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ए हो जाएगा, सही व्याख्या भी कर रहा है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सही है बताना है। ठीक है, तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, यही सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर बताना है, विचार करना है, कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सही सुमेलित है इसमें। सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ के, तो ये सही है। केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा के, ये भी सही है। पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल के, तो ये भी सही है। तीनों ही कथन सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ। तो ये किसके आसपास हुआ था, खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना। ठीक है, इसका आंसर होगा। निम्न में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो नहीं देखना है। तो यह फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे, ये गलत है, बाकी सब सही है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नेशनल कांग्रेस INC के गठन के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें कौन सा कथन, INC का गठन 1885 में बम्बई में हुआ था, तो सही है। INC के प्रथम WC बनर्जी, ये भी सही है, तो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट आते हैं, क्रिप्स मिशन के बारे में सही नहीं है बताना है। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में ये देख लीजिए। इसमें जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, तो ये गलत है, बाकी और सही है। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किए गए थे। तो यह हिंद स्वराज में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कॉमरेड, हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल, ये सभी थे। ठीक है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था। तो फिनिक्स बस्ती का संस्थापक तो खुद ही महात्मा गांधी ही थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। तो यह जर्मनी में किए थे। नेक्स्ट आते हैं, कौन से निम्न में से कौन सा हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से संबंधित है। तो यह पिंगली वेंकैया है। ठीक है, राष्ट्रध्वज के डिजाइन से संबंधित पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट है, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी रखा। तो यह सूर्य सेन थे। नेक्स्ट आते हैं, 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था। तो यह था राजगोपालाचारी सूत्र। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया। तो यह महासंघ पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। तो इसमें पृथक निर्वाचक मंडल नहीं थी। इसका कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो यह नरेंद्र देव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसके क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्जाम में इससे 80% क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से पूछता है तो 80% क्वेश्चन यहीं से कवर होता है। तो इसे जितनी बार हो सके आप रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, बेल आइकन, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।